हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी होने वाली है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है उसका चैप्टर 5 का ये अगला क्लास है। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आपको उन सब की क्लासेस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस हो रही हैं हर एक क्लासेस की वीडियोस मिलेंगी। आप वहाँ से क्लास करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शेयर की जाती हैं, हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 में हम ये पढ़ रहे थे कि मूल्यांकन के प्रकार। तो चैप्टर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें हमने मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे हमने जो है परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल डिटेल में। और आज की क्लास में हम गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी क्वालिटेटिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूलों में गुणात्मक विधि का प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यानी जो गुणात्मक विधि का प्रयोग है वो स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और ये कितने प्रकार से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका साक्षात्कार, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक, दूसरा है आपका प्रेक्षण या निरीक्षण, इसको बोलते हैं आपका ऑब्जर्वेशन। अगला है आपका प्रश्नावली यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल। और पांचवा है आपका जांच सूची। इन सब के द्वारा आप बच्चों का गुणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि किससे क्या कैसे होता है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना, यानी कि बच्चे के मन में क्या चीजें हैं उन सब चीजों का अवलोकन करना। ठीक, तो साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। आपका जो साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, ये जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं और दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते हैं। एक जो है क्वेश्चंस करता है और दूसरा उसका जो है आंसर देते हैं। और आपका जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है इसका उद्देश्य ये होता है तथ्यपूर्ण यानी एग्जैक्ट सूचना प्राप्त करना। ठीक, और जो आपका इंटरव्यू का मेन फोकस ये होता है कि यह पता करना कि यह इंसान कितना सामाजिक या सामाजिक चीजों से क्या कैसे कनेक्टेड है, या उसकी इन सब चीजों को लेके क्या उसकी थिंकिंग है। यह सब जो है पता करना एक इंटरव्यू एक प्रक्रिया है। आगे बात समझ में। साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं और उनके बीच में क्या होता है वार्तालाप यानी बातचीत होता है, जिसका उद्देश्य यानी साक्षात्कार का या इंटरव्यू का उद्देश्य ये है कि तथ्यपूर्ण, इधर उधर की कहानी नहीं, जो बिल्कुल तथ्य है एग्जैक्ट है ऐसी सूचना प्राप्त करना। ठीक है, और इंटरव्यू के द्वारा क्या होता है कि ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक क्रियाओं से या वह कैसे कनेक्टेड है हर एक चीजों से, यह पता चलता है। आ गई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं साक्षात्कार के महत्व क्या होते हैं और उसके उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। अब इंटरव्यू या साक्षात्कार में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इंटरव्यू के
इंटरव्यू को हम जो है नजर में रख के नहीं चलेंगे। ठीक है। जैसे कि आप किसी पोस्ट के लिए, जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, तो आप यूपीएससी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सिर्फ हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और चीजें भी हैं। जैसे आप आपस में स्कूल में, है ना, टीचर्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं, जब बड़े स्कूलों में होता है, जब बच्चों का एडमिशन होता है, तो क्या होता है कि वहां पे पेरेंट्स के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, है ना। तो हर एक चीजों के बारे में हम समावेश करके अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इंटरव्यू को मद्देनजर रख के नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो लोग होते हैं वो लिखने से ज्यादा क्या करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। सही बात है। आप लोग भी ये व्हाट्सएप पे चैट करना पसंद करेंगे या फोन पे बात? जब तक आप चैट टाइप करेंगे तब तक क्या करेंगे, आप तुरंत बात करके खाली हो जाएंगे, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। अगला है आपका, साक्षात्कार के विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये कहा जा रहा है कि साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू है, उसमें हर एक, मतलब जो भी एक सूचना है उसको आप अलग अलग प्रकार से उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आगे है अंतः प्रश्न, यानी क्रॉस क्वेश्चन के द्वारा साक्षात्कृत, यानी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, यानी एक तो इंटरव्यू देने वाला होता है और एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। तो इंटरव्यू के द्वारा, इंटरव्यू जो ले रहा है, ठीक, क्रॉस क्वेश्चन के द्वारा साक्षात्कृत की अंतर्दृष्टि एवं भावों को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। यानी जो इंटरव्यू देने वाला है, ये जो साक्षात्कृत है, यानी ये इंटरव्यू जो देने वाला है, क्रॉस क्वेश्चन के द्वारा इस व्यक्ति की जो अंतर्दृष्टि है या उसके जो भाव है, उन सब चीजों को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग बच्चों को शैक्षिक व व्यवसायिक परामर्श देने के लिए, रोजगार या नौकरी के चयन के लिए किया जाता है। जो आपका इंटरव्यू विधि है, इसका प्रयोग बच्चों को शिक्षा में, व्यवसाय में परामर्श देने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चयन के लिए आपका साक्षात्कार विधि प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह, जैसे मान लीजिए फिफ्थ के बाद बच्चा नए स्कूल में जाता है एडमिशन के लिए, तो वहां पे उसका रिटन टेस्ट होता है, फिर ओरल या इंटरव्यू, यानी वहां पे टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार विधि होता है, वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, या कोई मतलब कि व्यक्ति रोजगार या नौकरी के लिए गया है, तो वहां पे क्या होता है, इन सब के लिए, इन सब का चयन के लिए आपका इंटरव्यू की जो विधि है वो यूज किया जाता है, या साक्षात्कार विधि का प्रयोग शैक्षिक में, व्यवसायिक परामर्श देने के लिए, रोजगार या नौकरी में किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। पहला तो है आपका संरचित साक्षात्कार, यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब देखते हैं कि संरचित साक्षात्कार होता क्या है। तो इसमें उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पहले ही कर लिया जाता है। यानी इंटरव्यू होने के पहले ही जो है, इसमें क्या होता है, उद्देश्य के आधार पर, यानी किस उद्देश्य से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उस उद्देश्य के अनुसार क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाते हैं इंटरव्यू होने से पहले। ठीक, यानी संरचित स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि आप किस उद्देश्य से, यानी किस उद्देश्य के आधार पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये किस में होता है, आपको संरचित साक्षात्कार में होता है। तो संरचित साक्षात्कार में ये होता है कि उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होने के पहले ही कर लिया जाता है। ठीक, अगला है आपका असंरचित साक्षात्कार, यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि
साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता के अनुसार निर्माण व चयन किया जाता है। इसमें ये होता है कि जब इंटरव्यू होता रहता है उस समय कैसे प्रश्न का जरूरत, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है तो वहां पे असंरचित साक्षात्कार में क्या होता है, ऑन द स्पॉट, ठीक, कौन सा क्वेश्चंस बन बन सकता है, या ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है उससे हम क्वेश्चंस ये कह सकते हैं वो नौकरी लेने के लिए हमारे जो है कंपनी में आया हुआ है, तो हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अब हम उससे कौन सा प्रश्न कैसे कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में जैसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं उससे इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक। तो ये क्या है, असंरचित साक्षात्कार है। और अगर उसी जगह से मैं प्रश्नों को पहले से सिलेक्ट करके रखी रहूंगी, सिर्फ यही यही प्रश्न पूछना है, तो ये आपका संरचित साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। और असंरचित साक्षात्कार में क्या होगा, इंटरव्यू के दौरान ऑन द स्पॉट जो भी क्वेश्चंस की आवश्यकता पड़ रही है कि वह कैसे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, अगर वो बहुत अच्छा है तो उस अनुसार जो भी प्रश्नों की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पे आपका असंरचित साक्षात्कार हो जाएगा। इतना समझना है कि स्ट्रक्चर्ड में प्रश्नों को पहले से ही चुन लिया जाता है, और असंरचित में क्या होता है कि प्रश्नों की जब आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से प्रश्नों का निर्माण या प्रश्नों का चयन किया जाता है। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे कि जो साक्षात्कार है उसकी क्या सीमाएं हैं या उसकी क्या दोष है। पहला, साक्षात्कार में पक्षपात पूर्ण हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि हमेशा ये डर बना रहता है कि कभी हमारे साथ कोई पक्षपात ना हो जाए, और ऐसा होता भी है। बड़े एग्जाम्स में तो नहीं होते, बट कहीं कहीं पे ये चीजें सामने खुल के आती है कि इंटरव्यू के दौरान उसमें क्या होता है कि ये तो पहली बात तो ओरल है ना। इंटरव्यू आपका दो लोगों के बीच में होता है, ठीक। लेकिन जैसे बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं, जो नौकरी या जॉब के लिए जो इंटरव्यू होते हैं, वहां पे तो एक ग्रुप होता है जहाँ पे तीन चार इंटरव्यू लेने के लिए बैठे रहते हैं। तीन चार लोगों का एक ग्रुप होता है जो इंटरव्यू लेते हैं, और वन बाय वन लोगों का इंटरव्यू होता है। पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में क्या होता है कि चीजें ओरल होती हैं, है ना। तो मान लीजिए एक बच्चा गया इंटरव्यू देने, तो वो इंटरव्यू दिया, क्वेश्चंस के आंसर दिए कि नहीं दिए, वो तो मान लीजिए उन्हीं लोगों के बीच में है कि नहीं है। तो वही कहा जाता है कि इसमें पक्षपात होने का डर रहता है। इन फ्यूचर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे ने ऐसा किया होगा इसलिए उसका हो गया, लेकिन लिखित में क्या है, आप बच्चों की कॉपी निकलवा सकते हैं रिटन में, है ना, कि मैंने इतना किया तो मेरा नंबर कम कम आया, क्यों कम आया। और वही इंटरव्यू में क्या होता है कि आपने सभी प्रश्नों के सही आंसर दिए फिर भी आपका नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यही मतलब ये सब रीजन है। अब हालांकि ये भी कह सकते हैं कि अब तो सीसीटीवी कैमरा है, बट होने को तो हो ही जाता है। अब यूपी पुलिस का एग्जाम ही देख लीजिए, हुआ फिर लीक हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें बोला जाता है इतने बिना किसी पक्षपात के पूरे अच्छे से व्यवस्था के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। फिर भी आरओ के साथ वही हुआ, यूपी पुलिस के साथ भी वही हुआ। लिखित एग्जाम में जब ये हाल है तो इंटरव्यू जो ओरल है उसमें तो डर बना ही रहता है ना। तो देखते हैं साक्षात्कार में क्या होता है, पक्षपात पूर्ण हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। अब देखिए, साक्षात्कार की कार्यविधि या क्रियान्वयन। साक्षात्कार के पहले की तैयारी, ठीक। अगला है आपका अनुकूल अवसर तथा उपयुक्त स्थान, यानी कोई अवसर हो, यानी किस लिए किया जा रहा है और उसके लिए स्थान भी उपयुक्त हो, ठीक। अगला है आपका साक्षात्कर्ता एवं विषयों के बीच घनिष्ठता, यानी जो इंटरव्यू देने वाला है उनके उसके और उसके विषय के बीच में कैसी वो क्लोजनेस है या घनिष्ठता है, ठीक। साक्षात्कार का संचालन कैसे क्या होना है, उत्तर का लेखन व व्याख्या, उत्तर का कैसे वो बता रहा है, कैसे व्याख्या कर रहा है, ये सब चीजें।
है। अब हम पढ़ेंगे अपना अलग दूसरा टॉपिक है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें बच्चे स्वयं ही अपना निरीक्षण करते हैं और वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें अध्यापक एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें अध्यापक एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं और बच्चों को निरीक्षण के उचित अवसर देते हैं। बच्चे स्वक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। देखिए निरीक्षण में क्या होता है कि मतलब कि निरीक्षण क्या होता है वो समझ लीजिए। पहले बच्चे को कोई कार्य दे दिया जाएगा करने के लिए, फिर टीचर्स वो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा कैसे कार्य कर रहा है। किसी चीज को ऑब्जर्व करना ही आपका ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो निरीक्षण में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपना अपने कार्य की निरीक्षणता वो स्वयं करते हैं। ठीक, उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, किस प्रकार से किया, तो वो अपना निरीक्षण स्वयं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टीचर इसमें सिर्फ उनका दिशा निर्देश करता है और उनको जो है निरीक्षण का अवसर देता है। अब कैसे देता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए टीचर ने डिक्टेशन बोला, ठीक है, आपका या तो हिंदी में इमला बोल सकते हैं, इमला बोला। टीचर ने डिक्टेशन बोला इंग्लिश में, हिंदी में इमला बोले। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे ने उसको लिखा। अब वो टीचर बोलेंगे कि आप अपने द्वारा लिखे गए डिक्टेशन को स्वयं से जांचिए और देखिए आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है, क्या क्या मिस्टेक किया। तो बच्चा जब मिलाएगा बुक से, देखेगा कि मेरी ये स्पेलिंग गलत है, मैंने यहाँ शब्द नहीं ध्यान से सुना, मेरी ये मात्रा गलत है। तो चीजें जब वो ऑब्जर्व करेगा अपने आप, तो उसको क्या होगा कि अपनी गलतियों का खुद पता चलेगा। फिर वो इन फ्यूचर सेकेंड टाइम उन सब चीजों पे वो ध्यान देगा। यही कहने का मतलब है। इसमें सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। बस उसने बस आपको डिक्टेशन बोल दिया, उसके बाद की प्रक्रिया जो भी है आप उसको जांचिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक है उसको सुधारिए। वो सब आपके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक, यह पद्धति बच्चों को क्रियाशील रखकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप ये समझिएगा, मान लीजिए टीचर ने डिक्टेशन बोला और स्वयं टीचर ही उस कॉपी को चेक करता और फिर बताता कि देखो यहाँ यहाँ गलत है, तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट कम पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे टीचर ने डिक्टेशन बोल दिया आपके और जब बोला कि ये जो डिक्टेशन आप लोग लिखे हैं इसको आप स्वयं जांचिए, तो यहाँ पे जब बच्चा वो स्वयं जांचेगा तो यहाँ पे बच्चा क्रियाशील है, यानी यहाँ पे वो खुद कार्य कर रहा है। तो उससे उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो ज्यादा समझेगी, ज्यादा अपने द्वारा जो उसकी कमियां हैं वो खुद निकालेगा, तो उसको समझ में आएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि ये जो पद्धति है आपकी निरीक्षण की, इसमें बच्चा क्रियाशील होकर जो है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में यह सहयोग करता है, आपका निरीक्षण पद्धति। ठीक है, अब हम देखेंगे निरीक्षण पद्धति के गुण क्या है उसको समझिएगा। तो इसमें बच्चों व अध्यापक के बीच परस्पर मधुर संबंध बने रहते हैं। निरीक्षण पद्धति में क्या होता है, बच्चों के बीच में और टीचर्स, बच्चों व टीचर के बीच में आपस में क्या होते हैं, मधुर संबंध बने रहते हैं। ठीक, अगला है आपका, यह बच्चों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है। इसलिए बच्चों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता विकसित होती है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चों के ऊपर, यानी वो स्वतंत्र विकास मतलब उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है, टीचर का प्रेशर नहीं होता है। उनको मैथ के क्वेश्चंस दे दीजिए कि ये आप करिए और फिर आप बताइए कि कहाँ पे मिस्टेक है। इससे क्या होगा कि वो स्वतंत्र है बिल्कुल, उनको खुद पता चलेगा कि ये कमियां हैं। उससे बच्चे क्या होंगे कि स्वयं से अध्ययन करेंगे, है ना। उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, टीचर का इसमें दिशा निर्देश होना जरूरी है। टीचर उस पे देखते रहे कि हाँ जो मैंने बच्चों को स्वतंत्रता दी है उसका वो मिसयूज ना करें। अब बच्चों को बोल दिया गया कि आप करिए, उसके बाद फिर बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों से बोलिए कि आप करिए, फिर आप उसको जांचिए, जो कमी है उसको लिखिए, उसके बाद टीचर को रीचेक करना चाहिए,
है ना? इससे पता चलेगा कि बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ, अगर मुझे ये मिला है काम करने को, तो मुझे ये कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि इन द लास्ट टीचर उसको चेक करेंगे। चलिए, अगला है आपका, व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता है, इसलिए इसमें अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यही मैं आपको समझा रही थी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि मुझे ये मिला है और मुझे एट द लास्ट मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स करना है, तो वो जो है चीजें अच्छे से बताते हैं, वो अनुशासन में रहते हैं। ठीक। चलिए, अब हम देखेंगे अवलोकन पद्धति। तो अवलोकन पद्धति क्या होता है, सर्वे मेथड क्या होता है, वो हम समझेंगे। देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहां के सर्वेक्षण की सहायता से करना ही अवलोकन पद्धति है। यह इसमें स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमन से यार सुगम सुगम से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन विज्ञान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अवलोकन पद्धति क्या है कि अवलोकन पद्धति में ये होता है कि बच्चे को किसी एरिया में या किसी जगह ले जाया जाता है और वहां पे उनको जो है उस क्षेत्र का सर्वे, यानी बच्चों से बोल लीजिए, जैसे सामाजिक अध्ययन हो गया या विज्ञान हो गया, इन सब के लिए भूगोल हो गया, इन सब के लिए आप बच्चों को उससे संबंधित क्षेत्र में ले जाइए और फिर कहिए कि यहाँ पे जो चीजें हैं आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको देखिए, आप यहाँ पे चीजों को सर्वे करिए। ठीक। फिर बच्चे क्या करेंगे कि उसको देखेंगे, समझेंगे, इससे क्या होगा कि वो अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, सुगम विधि से अध्ययन कर पाएंगे। कुछ चीजें होती है ना कि सिर्फ थियरी पढ़ाने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, इसलिए आपका सर्वे मेथड मस्ट होता है। जैसे आपके जियोग्राफी की कुछ चीजें हो गई, सामाजिक अध्ययन में हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, विज्ञान से संबंधित आपका लैब वगैरह में लेके गए, तो वहां पे बच्चा चीजों को देखेगा, वातावरण को देखेगा, वहां पे क्या चीजें कैसे हैं, उन सब चीजों को अवलोकन करेगा, सर्वे करेगा, और फिर चीजें उसके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगी और वो उस चीजों को अच्छे से अध्ययन करेगा। ठीक। और अधिकतर ये सामाजिक अध्ययन में, विज्ञान वगैरह में ये आपका अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रायोगिक विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आपका जो प्रायोगिक विधि है, ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी बच्चा जब स्वयं करेगा तो वो सीखेगा। ठीक। और इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अधिक समय तक उसको चीजें याद रहेंगी। 1896 में जॉन ड्यूवी ने अपना पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में कहा, हम करके सीखते हैं। आप सभी को पता है सेकेंड सेमेस्टर में जॉन ड्यूवी की बुक आप लोगों ने स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ा होगा, अगर बच्चों को याद होगा तो आपका जो प्रायोगिक विधि है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। 1896 में जॉन ड्यूवी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, जो स्कूल सॉरी 1896 में जॉन ड्यूवी ने अपनी इस पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में ये कहा कि हम करके सीखते हैं। जॉन ड्यूवी का कहना ये था कि हम जो चीजें करते हैं उसी चीज से हम सीखते हैं। ठीक। तो प्रायोगिक विधि में बच्चे स्वयं क्रिया करके जो ज्ञान सीखते हैं वह बच्चों के मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। प्रायोगिक विधि में यानी जो बच्चा प्रयोग करके या स्वयं करके जो ज्ञान वो अर्जित करता है, जो वो ज्ञान सीखता है, वह ज्ञान बच्चे के जो मस्तिष्क का जो स्थायी पार्ट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रायोगिक विधि के द्वारा जो बच्चा ज्ञान सीख रहा है वो बच्चों के मस्तिष्क में बिल्कुल परमानेंट हो जाता है, वो चीजें वो भूलता ही नहीं है। आगे बात समझ में। बच्चे स्वयं प्रयोगशाला में जाकर संबंधित सामग्री व पुस्तक एकत्र करते हैं, वह विभिन्न प्रयोग करके देखते हैं, इससे अध्यापक बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का टॉपिक है, ठीक है, कि लिटमस पेपर में चीजें कैसे नीला हरा क्या हो जाता है, अम्ल मिलाने पे कैसे आपका क्षार मिलाने पे कैसे रंग बदलता है, तो इन सब चीजों का जब प्रैक्टिकल बच्चा स्वयं करता है ना, तो वो चीजें ज्यादा याद रहती है। बच्चा आपका लेबोरेटरी में गया, वहां पे जो सामग्री है
पुस्तक को एकत्र करके हर चीज को प्रयोग करके देखता है तो वो चीजें बच्चों को अधिक समय तक याद होता है। टीचर को सही दिशा निर्देश बच्चों को बीच बीच में करते रहना चाहिए। अब देखिए जो आपका प्रयोगशाला विधि है उसका गुण क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका, बच्चे पुस्तकों, चित्रों व अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पुस्तक में जो चित्र हैं या जो भी सहायक सामग्री है उनका सही प्रयोग करना वो सीखते हैं। ठीक। अगला है आपका, बच्चों में तार्किक बुद्धि व निर्णय शक्ति का विकास होता है। बच्चों में तार्किक बुद्धि का यानी जो है बुद्धि का विकास होता है, तर्क करने की क्षमता, इन सब चीजों का विकास होता है। बच्चों को स्वतंत्र चिंतन का प्रशिक्षण मिलता है, यानी बच्चों की जो चिंतन करने की है मतलब फ्री थिंकिंग का मिलता है, मतलब उनको किसी का प्रेशर नहीं रहता, वो फ्री होके कोई भी चीजों को सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो बच्चों को स्वतंत्र चिंतन का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक। अगला है आपका, यह वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है। ये लेबोरेटरी विधि है, ये आपके वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है। अब हम देखेंगे आपका रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन। ये क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसका लक्ष्य ये होता है कि शिक्षा में सुधार लाना। ठीक है। तो मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में बांटा है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा में सुधार करना। और आपके एक वैज्ञानिक है मिचेल स्क्रीवेन, इन्होंने 1967 में मूल्यांकन की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में बांटा है। ठीक है। पहला है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है आपका योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। तो देखते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं तो इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि संरचनात्मक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें कि ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम या फिर शिक्षण विधि या फिर पाठ्य वस्तु या फिर शिक्षण सामग्री, ठीक, जिसके आधार पर करना है, सुधार करना संभव है, उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कार्य जब करा रहे हैं उसी समय, ठीक, आप जो चीजें पढ़ा रहे हैं वहीं पे आप बच्चों से जब प्रश्न करेंगे या प्रश्नों द्वारा आप ये देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना क्या सीखा है, ठीक, उसी समय आप मूल्यांकन कर सकते हैं। समझिएगा, अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं तो उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो उसी समय जब वह बच्चों से प्रश्न भी करते रहते हैं तो इससे वो क्या करते हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन किस चीज का कौन सा मूल्यांकन कर रहे हैं? आपका संरचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। अगली बात समझ में, यानी शैक्षिक कार्यक्रम करते समय या शिक्षण विधि के टाइम हर इन सब चीजों के समय ही प्रश्न करते रहना ही आपका संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक। चलिए देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन वह है जिसमें पहले से निर्मित किसी शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम, शिक्षण विधि को उपयोगिता की जांच करने में करते हैं और अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि इन सभी में कोई परिवर्तन होना है या नहीं। इसमें अध्यापक बच्चे के शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक पक्ष का मूल्यांकन करके उसमें जो है सुधार करते हैं। ठीक। योगात्मक मूल्यांकन द्वारा सूचनाएं एकत्र करने की विधियां निम्न है। अध्याय या यूनिट परीक्षण, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो या सेमेस्टर परीक्षा। आप समझिएगा, देखिए
आपका जो योगात्मक मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है कि पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक। शिक्षा की जो प्रक्रिया है या जो भी पाठ्यक्रम है या तो जो भी शिक्षण विधि है, उसके द्वारा पहले बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद अंत में बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। आपके संरचनात्मक में क्या था? इसमें आपके क्या था कि पढ़ाया भी जा रहा है और साथ में मूल्यांकन भी किया जा रहा है। लेकिन योगात्मक में ऐसा नहीं है। योगात्मक आकलन में या सॉरी योगात्मक मूल्यांकन में क्या है, पहले बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी, उसके बाद फिर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। यही आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक। चलिए, योगात्मक मूल्यांकन कैसे कैसे कराया जा सकते हैं, किन किन विधियों से, उसको हम देखेंगे। तो अध्याय या यूनिट परीक्षण, यानी जैसे आपने चैप्टर 1 आपने पढ़ाया, ठीक, चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया, तो चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद जब आप यूनिट परीक्षा ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन हो गया। लेकिन चैप्टर 1 जब आप पढ़ा ही रहे हैं, उसी बीच में आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन हो गया, ठीक। और चैप्टर 1 खत्म हो गया, उसके बाद आप जब यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, ठीक, तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन हो गया, ठीक। प्रोजेक्ट देके आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के द्वारा भी आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। सेमेस्टर परीक्षा जो होता है 6-6 महीने पे, तो इन सब आपके विधियों के द्वारा आप बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग एक बच्चे की अन्य बच्चों के साथ तुलना करने के लिए करते हैं, जबकि संरचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए करते हैं। ये समझिएगा, जब आप योगात्मक मूल्यांकन करते हैं तो क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट आप कराते हैं, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम कराते हैं, आप प्रोजेक्ट देते हैं, तो इन सब में आप क्या होता है कि एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से होती है। यूनिट टेस्ट जब होता है तो आप मार्क्स बताते हैं, 20 में से 18 बच्चा, सॉरी 20 में से 18 नंबर आपको राम को मिला है, 20 में से 15 आपको श्याम को मिला है, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चों के बीच में तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये योगात्मक मूल्यांकन में होता है। लेकिन संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि क्लास में जो है, जब आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान ही क्वेश्चंस आप पूछते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सीखने की जो प्रगति है उसका विकास होता है। बच्चा सक्रिय रहता है कि सर अभी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए जो है मुझे चीजों को ध्यान पूर्वक सुनना है। आगे बात समझ में, तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, जो चैप्टर खत्म हो जाता है तब आपका जो है मूल्यांकन किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है वो एक बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है ना। खुद आप लोग को खुद पता होगा, जब मैम टेस्ट लेती हैं क्लास में तो वो बताती हैं कि सबसे ज्यादा नंबर इस बच्चे का आया है, फर्स्ट ये आया है, सेकंड ये आया है, थर्ड ये आया है, तो ये क्या है, एक बच्चे की दूसरे बच्चों से तुलना ही तो की जा रही है। आगे बात समझ में। और संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि क्लास भी चल रही है, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा साथ ही साथ सीख रहा है, इससे जो सीखने की प्रगति है इसका भी विकास होता रहता है। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपका जो आज शैक्षिक मूल्यांकन का चैप्टर 5 है वो आपका फिनिश हो गया है, ठीक। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जो भी आपकी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।